हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सर आई थिंक म्यूट ऑल हुआ था ना, एक बार मैं भी नहीं कर पा रहा था, तो शायद ऐसा ना हो कोई रिप्लाई नहीं कर पा रहा इसलिए। ओके, नहीं रिप्लाई कर रहे हैं शायद बच्चे, लेकिन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ ता अच्छा, सब म्यूट है ना? ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सारे बच्चे आ गए ना? ओके, तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ जुनैद सर, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ सर, आ रही है। ओके, ओके। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का जो टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम, कोवैलेंट बॉन्ड और फजांस। ठीक है, इतना टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि इतना ही टाइम में आयनिक इक्विलिब्रियम आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अभी भी बच्चे ऐड हो रहे हैं। थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि मुझे पता है कि तुम लोग 12th के स्टूडेंट हो, है ना? तो 12th के स्टूडेंट हो तो केमिकल बॉन्डिंग सबको पता होगी, है ना? हेलो खुशी, कमेंट्स में अपने आंसर्स देते रहो, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मतलब टू वे इंटरेक्शन होता रहे। ओके ओके, सारे बच्चों को मेरी आवाज जो है वो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है? हाँ हाँ, यस, क्योंकि 11th जो है पढ़ा हुआ तुमने, मतलब 1 साल हो गया होगा, तो मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा। रिवीजन के बाद उसके बाद एमसीक्यूज लूंगा और नीट के पीवाईक्यूज भी लूंगा। ओके, ये सारी चीजें अपन लोग करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन होगा, उसके बाद एमसीक्यूज होंगे। ये जो चैप्टर है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग। तुम लोगों ने शायद पीवाईक्यू देखे हों। अगर पीवाईक्यू देखे होंगे तो इस चैप्टर से कम 2 या 3 क्वेश्चंस नीट में बनते हैं। ओके, 2 या 3 क्वेश्चंस नीट में बनेंगे ही बनेंगे। तो ये चैप्टर्स अच्छे से कवर कर लेना है, ताकि तुम्हारे 3 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चन जो है वो एकदम परफेक्ट हो जाए। ऐसे ही हर एक चैप्टर को हम लोग पीवाईक्यू के साथ साथ एमसीक्यूज जो हैं, और जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर एआईपीएमटी वगैरह जितने भी आए हैं वो भी हम लोग करेंगे। पूरा पहले तो रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन, उसके बाद एमसीक्यूज। ओके, आई थिंक सारे बच्चे जो है वो ऐड हो गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं, जो जो टॉपिक हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग जो है, कभी भी आवाज जो है वो क्लियर ना हो तो तुरंत कमेंट करना। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग मतलब एक्चुअल में बॉन्ड्स जो हैं, केमिकल्स आपस में क्यों बॉन्ड करते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स में हम लोग बॉन्डिंग क्यों देखते हैं, केमिकल्स क्यों बॉन्ड करते हैं, हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तुम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए ना। तो वैसे ही केमिकल्स जो हैं उनको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही कंबाइंड होते हैं।
जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? हाइड्रोजन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन होने के बाद वो अपना डुप्लेट पूरा करना चाहता है। डुप्लेट पूरा करना चाहता है मतलब क्या है? देखो देखो, तो केमिकल बॉन्ड्स आपस में क्यों? तो एक पहली चीज जो है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, फॉर स्टेबिलिटी। अगर एलिमेंट्स को स्टेबल होना है तो उनको बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें स्टेबल होना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। और एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी जो है ना, ऑक्टेट से कंप्लीट होती है। ऑक्टेट से कंप्लीट होती है, या हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना, है ना? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना। अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन उनके पास आ जाए तो वो स्टेबल हो जाएंगे, है ना? अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो वो स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल होने के बाद प्लीज स्क्रीन में ना लिखें, ओके? कमेंट सेक्शन में आए, कमेंट सेक्शन में जो भी बातें होंगी एक मिनट, शायद किसी ने ओके ठीक है। अगर इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन जो है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अगर पाना होगा तभी एलिमेंट जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं। अब इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इनर्ट गैस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP6। तो वही कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए केमिकल्स आपस में बॉन्ड करते हैं, ओके? ये तो पता होगा। एक चीज और होती है कि अगर लोअर एनर्जी को कम करने के लिए भी आपस में कंबाइन होते हैं, है ना? एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं एनर्जी को कम करने के लिए। मतलब हमें पता है एक रूल होता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, ओके? गॉट इट? जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही कम एनर्जी होगी, है ना? मतलब हम इसके बारे में ऐसा बात कर सकते हैं, मोर स्टेबिलिटी, यस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी के बारे में, तो मोर स्टेबिलिटी ये तो बेसिक चीज है। मोर स्टेबिलिटी लेस एनर्जी, है ना? जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही कम एनर्जी होगी। मतलब दो फैक्टर है। दो फैक्टर कौन कौन से हैं? या तो स्टेबिलिटी पूरी तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तब केमिकल्स आपस में बॉन्ड मतलब नहीं करेंगे। केमिकल्स आपस में बॉन्ड क्यों करते हैं? कॉजेस क्या हैं? ड्यू टू स्टेबिलिटी एंड ड्यू टू लोअर एनर्जी, है कि नहीं? तो ये चीज एकदम क्लियर हो गई कि जो एलिमेंट्स हैं आपस में कंबाइन क्यों होते हैं। क्लियर? क्लियर सब लोग? अगर जिसको क्लियर होता जाए थम्स अप करे। ओके ठीक है। तो ड्यू टू स्टेबिलिटी और ड्यू टू लोअर एनर्जी, ठीक है? नो, ओके। फिर से कॉजेज ऑफ, हम बोल सकते हैं कि केमिकल्स आपस में क्यों कंबाइन करते हैं? ड्यू टू स्टेबिलिटी या ड्यू टू लोअर एनर्जी। एनर्जी को कम करने के लिए आपस में कंबाइन होते, उसको बॉन्डिंग कहते हैं। वो केमिकल्स आपस में बॉन्ड करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल्स बॉन्डिंग, ओके? तो ऑक्टेट क्या होता है? कौन से ऐसे रीजन है जिससे हम स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं? ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जिनसे एमसीक्यूज बनेंगे,
उनके ऊपर, उन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। लोअर एनर्जी देखो ना, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। रेडमी, ओके, क्लियर। जितनी भी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उनकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है। ओके, ये जो फैक्टर है ना वो तुम याद रखना। ओके, ठीक है। तो केमिकल्स बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से केमिकल बॉन्ड होते हैं, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड में क्या फर्क है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड में क्या फर्क है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, वीक बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगी। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं। तो सबसे पहला जो है कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, इसी को बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड। ओके, आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग देखेंगे। जो भी डाउट हो ना, जो भी डाउट हो तुरंत कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, अगर कहोगे तो अनम्यूट भी कर देंगे। ओके, नहीं बेटा, रेडमी आयोनिक बॉन्ड जो है वो वीक नहीं होता है। ओके, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो होता है वो वीक नहीं होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में सबसे पहला बॉन्ड जो आता है आयोनिक बॉन्ड आता है। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड को और क्या बोलते हैं बताओ मुझे, आयोनिक बॉन्ड को और क्या बोलते हैं रेडमी। ठीक है, मैं बता रहा हूं, आयोनिक बॉन्ड जो होता है, फिर उसके बाद जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आते हैं, उनको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। नेक्स्ट कौन से बॉन्ड आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, फिर फोर्थ इसमें आता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड भी एक तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ओके, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड, हाँ, यस। और बोलो, अगर वीक बॉन्डिंग की तब तक बात कर लेते हैं। वीक बॉन्डिंग में, वीक बॉन्डिंग में सबसे पहला आता है कौन सा, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आते हैं। मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स मतलब वीक वॉन्डरवॉल फोर्स, सुना है, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ठीक है, बहुत दिन हो गए हैं 11th पढ़े हुए, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हुए, इसलिए मैं रिवीजन ले रहा हूं। ठीक है, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, याद है हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, लंडन फोर्स जो है वो, लंडन फोर्स जो है वो किस में आता है, वॉन्डरवॉल फोर्स में। ये वीक बॉन्ड है और इन बॉन्ड्स को बोलते हैं एच बॉन्डिंग। अच्छा, एच बॉन्डिंग बताओ कितने टाइप की होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कितने टाइप की होती है। देखो, एच बॉन्डिंग में भी दो टाइप आते हैं। एक आता है इंटरमॉलिक्यूलर, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, और एक आता है इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, दो तरीके से बॉन्ड होते हैं। मतलब इंटर का मतलब अलग अलग एलिमेंट जो है वो आपस में कंबाइन हो गए, इंट्रा मतलब सेम एलिमेंट्स में, तो मैं बताऊंगा अभी। ओके, सारे बच्चों को पता है, यस, बहुत अच्छे, खुशी, विशाखा, सारे बच्चों को पता है। तो हम लोग सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया ना, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड आयंस के बीच में बनता है ना, है ना। देखो,
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला बॉन्ड जो है वो हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड। ओके, अच्छा सारे बच्चे बताएं आयोनिक बॉन्ड को और क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड को और क्या बोलते हैं? नहीं बेटा, आयोनिक से ज्यादा कोवैलेंट नहीं होता है। मैं भाई भी बताऊंगा क्यों नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। आयोनिक जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नहीं, नेटवर्क नहीं बोलते, यस इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं बच्चे लोग? ठीक है, आयोनिक बॉन्ड को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यस, याद आ गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखो सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा पूरा फोकस अपना नीट पे रहेगा, ठीक है? जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे पॉइंट्स अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है? आयोनिक बॉन्ड को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना? अब आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से। अब कंप्लीट ट्रांसफर कैसे होगा भाई? किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है, किसी के पास ज्यादा है, तो वो क्या सोचेगा भाई, इलेक्ट्रॉन आ जाए। जैसे आयोनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, पहले वो लिख लेते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, क्या? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर म्यूचुअल शेयरिंग अलग है, वन साइडेड शेयरिंग अलग है, वो सब चीजें अलग हैं, कंप्लीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। ओके, कंप्लीट ट्रांसफर होता क्या है वो अपन लोग देखेंगे अभी। ओके, देखो जैसे हमने बोला सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होता है, 11 एटॉमिक नंबर होता है बच्चे लोग। कैन वी कॉल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। यस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं बोलेंगे, ठीक है? चार्ज में आता है पॉजिटिव निगेटिव भी आता है, तो इसलिए ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं बोल सकते, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, बहुत अच्छा, ठीक है? चार्ज नहीं बोल सकते क्योंकि चार्ज जो है वो पॉजिटिव निगेटिव आता है। ओके, तो NaCl है बच्चे लोग, देखें Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है? 2,8, ठीक है? और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 7, है ना? इसका कितना होता है 1। अब देखो किसको कितने की जरूरत है बताओ मुझे। यस, किसको कितने की जरूरत है, कौन ट्रांसफर करेगा? देखो Na जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर कर देता है कि भैया रो मत, हमसे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लो, हम ट्रांसफर कर देते हैं, हमारे पास बहुत है, रोना मत रो। यस, Na जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। यस, ये कंप्लीट ट्रांसफर है। ओके, अगर किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो क्या बनता है, Na+ केटायन बनता है। और किसी भी चीज में अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होती है उसको बोलते हैं एनायन, है ना? पता है ना, केटायन और एनायन। ओके, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, देखो इसका 2,8 आ गया और इधर 2,8,7 आ गया। 7 की जगह पे अब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो दो सब जो है वो खुश हो गए कि भैया Na के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, देखो, और क्लोरीन के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि क्लोरीन अब इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, नहीं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव निगेटिव है, तो ये जो है वो NaCl बना लेते हैं। अब कभी भी ऐसा पूछा जाए कि NaCl के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है,
तो क्या बोलोगे? आयोनिक बॉन्ड। क्लियर? ठीक है। अब ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे Na और Cl। कोई बताएगा ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे? ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे वो बताएं। ऐसे इसलिए ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ऐसे कतई नहीं लिखेंगे, बस केवल NaCl लिखेंगे। ओके। अच्छा, एक चीज होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ना, वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। यस, ये कोवेलेंट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है। वेरी गुड ज्योति, महक। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी कितनी हो गई? 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। इतने में किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, मुझे तुरंत बताएं, जल्दी बताएं। इतने में किसी को कोई डाउट है? ओके, लो, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे Ca है और O है। अब पूछा जाए कि इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? Ca का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8,8, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। और इसका कितना होता है? 2,6 होता है कि नहीं? ठीक है, इसका 2,6। अब इसमें क्या होता है कि इसके कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? Ca के 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? अब क्या हो जाएगा? Ca के पास कितना हो जाएगा? 2+, और ऑक्सीजन जो है वो 2- के साथ कंबाइन हो जाएगा, CaO बना देगा। ये भी तो एक तरीके का इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। इसमें भी तो कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर है। मतलब इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो हो गई है, इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी 2 हो गई है। ओके, ये सेकंड एग्जांपल अपन लोगों ने देखा। चलो, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब कंडीशन क्या होती है? कंडीशन फॉर फॉर्मिंग आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के फॉर्म होने की कंडीशन क्या होती है? ठीक है, पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं, उसी से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद लैटिस एंथैल्पी पढ़ेंगे, फजांस रूल पढ़ेंगे, पोलराइजेशन। ओके, अब ठीक है, तो क्या होता है? पहली कंडीशन क्या है? ठीक है, अगर NaCl है, याद रखना, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर हाई है तभी वहां पे आयोनिक बॉन्ड बनेगा, है ना? मतलब क्या है? आयोनिक बॉन्ड जो है वो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, है ना, और थर्ड ए, मतलब थर्ड ए के कुछ एलिमेंट आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। और कौन सा? 6A और 7th ए, अगर इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, इनके बीच में, अच्छा मैं बता रहा हूं, ये तुम्हें ये नहीं पता, मतलब ये एल्कली मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, और ये बोरॉन फैमिली 30th ग्रुप, और ये कौन सा है? कौन सा ग्रुप है? 60th ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली, ये पता है ना? और ये जो है वो 70th ग्रुप, हैलोजन फैमिली। यस, हाँ, अगर आयोनिक सॉल्ट है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है, बेटा ज्योति, अगर आयोनिक सॉल्ट है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी, जितने भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जितना चार्ज है उसके ऊपर, अगर उसको डिसोसिएट करोगे तो जितना चार्ज है वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी। ओके ज्योति, ये क्लियर हो गया? फर्स्ट ए, सेकेंड ए और थर्ड ए, इनके बीच में अगर बॉन्डिंग होती है
तो वहां पे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? आयोनिक बॉन्ड का। क्लियर है इतनी बात? जल्दी बताएं। पता चल गया ना? ओके। जैसे हमने लिखा हुआ था ना कि Na है, Na तो फर्स्ट का है ना, एल्कली मेटल्स है, और जो क्लोरीन है वो कौन कौन से ग्रुप का है? 70th ग्रुप का है। तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही थी? आयोनिक बॉन्डिंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी? है ना? तो जैसे मान लो Ca हुए, Ca2+ है और O2- है, ये कौन से ग्रुप का है? सेकेंड ए ग्रुप का है। और ये कौन से ग्रुप का है? 6A ग्रुप का है। इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही थी? आयोनिक बॉन्डिंग, है ना? मतलब क्या है कि सबसे पहली कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाई होना चाहिए। एक फर्स्ट ए के होने चाहिए, सेकेंड ए के होने चाहिए, या थर्ड ए के होने चाहिए, और दूसरा एलिमेंट जो है वो 6A का होना चाहिए या 7A का होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस, वही तो कंडीशन बता रहे, इन सब ग्रुप में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? नहीं? ओके। ठीक है, मतलब ऐसा है कि एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी तो उसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्डिंग। ओके, दूसरी चीज, यस, अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सब लोगों को याद है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़े होंगे सब लोग। दूसरी जो कंडीशन है ना बेटा, वो कंडीशन है एक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। और दूसरे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। उन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना? उन्हीं सब के बीच में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पता है ना, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना? देखो, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है। तो लेफ्ट वालों की जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। मतलब एल्कली मेटल्स जो हैं वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, मतलब एक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। दूसरे की जो हैलोजन है, हैलोजन में भी जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? बढ़ती है। यहाँ पे क्लोरीन आता है और यहाँ पे सोडियम आता है। बताओ, इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो सोडियम जो है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट हो जाए। उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं ना। तो ऐसे दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग होगी जिसमें एक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस हो, दूसरे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो हाई होगी। दूसरा पॉइंट क्लियर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उसी में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो बढ़ती है। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर हो तो आगे बढ़े। ओके, यस। तीसरी चीज हम लोग सब लोग ध्यान से देखते रहे, पूरा रिवीजन होगा। पर डे लेक्चर जो है वो अटेंड करें, सारे लेक्चर्स अटेंड करेंगे तभी पूरा रिवीजन होगा। तीसरी चीज होती लैटिस एंथैल्पी। ओके, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? बोले, किसी को पता है लैटिस एंथैल्पी? इसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। एंथैल्पी बोलो चाहे उसी को बोलो लैटिस एनर्जी, है ना? मतलब दो, जैसे Na है और Cl है,
आपस में कंबाइन हो रहे हैं, बॉन्ड हो रहे हैं, तो उस बॉन्ड में जो एनर्जी लग रही है उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी। तो इसको हम लिख देते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी। सब लोग देखें, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अभी क्वेश्चन करेंगे, व्हेन 1 mole of ionic crystal is formed। एक मोल आयनिक क्रिस्टल के फॉर्म होने में जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको बोलते हैं आयोनिक, उसको बोलते हैं क्या? यस, उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को बताया गया होगा जब 11th पढ़े होगे, है ना? देखो फिर हम लोग एक बार फैक्टर देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं लैटिस एंथैल्पी के। ओके, कौन कौन से फैक्टर हैं लैटिस एंथैल्पी के, मतलब लैटिस एंथैल्पी जो है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड होती है ना? लैटिस एंथैल्पी केवल और केवल आयोनिक बॉन्ड में ही देखते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, सब लोग ध्यान से देखें, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? यस, साइज, एकदम सही है। सभी लोग जो टू वे इंटरेक्शन है ना, एकदम कायम रखो। ठीक है, एकदम अच्छे से इंटरेक्ट करो, चैट में इंटरेक्ट करो। अगर तुम्हें नहीं, लैगिंग नहीं होगा, लैग कतई नहीं होगा। ठीक है, किसी वाईफाई से जो वाईफाई है उसकी स्पीड जो है वो बहुत हाई है ना? तो थोड़ा सा अपने एंड से देख सकते हो। तो फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी का सबसे पहला फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब क्या है? जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब 2+ चार्ज है, 3+ चार्ज है, उतनी ही देखो। तो ओके, अनम्यूट कर देंगे 1 मिनट में। ओके, चलो मैं अनम्यूट कर देता हूं सभी बच्चों को, 1 मिनट। और इसमें पोल का भी दूंगा। ओके, शायद मेरे एंड से नहीं हो सकता है। ओके, तो तुम लोग अनम्यूट हो गए हो शायद, यस ना? ओके, ठीक है, तो बार बार बीच में मत बोलना, जो भी हो तो बोल सकते हो। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हम लोग लैटिस एंथैल्पी देख रहे थे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस फॉर्म। ठीक है, 1 मोल क्रिस्टल लैटिस मतलब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होने में जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी। ठीक है ना? ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लैटिस एंथैल्पी जो है
lattice enthalpy is directly proportional to the magnitude of charge. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी लैटिस एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। और जितनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी आयोनिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, है ना। आयोनिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। जैसे मान लो हमने दिया NaF है, NaF है, MgF2 है, AlF3 है। बोलो AlF3 है, इसमें से किसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सबसे ज्यादा है? बच्चे बताएं, अनम्यूट कर दिया है सबको, बताएं किसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है? AlF3। AlF3 का। क्यों? क्योंकि मान यहाँ पे NaF है प्लस है, Mg2 प्लस है और Al जो है वो 3 प्लस है, 3 प्लस है, तो इसका प्लस चार्ज ज्यादा है, तो इसकी वजह से इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। ओके, ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पी ये होगी। इज दैट क्लियर? अगर लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर ये है तो लैटिस एंथैल्पी जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लैटिस एंथैल्पी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और वही जो है वो आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब अब बोलेंगे कि आयोनिक बॉन्ड किस में ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो एक और फैक्टर है, जैसे लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द magnitude of charge which is directly proportional to the ionic bond strength, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। ओके, दूसरा फैक्टर है, कोई बताएगा दूसरा फैक्टर कौन सा है? यस, कोई बताएगा दूसरा फैक्टर? लैटिस डिस्टेंस बिटवीन आयंस। नहीं, और दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ केटायन। देखो साइज ऑफ केटायन, इसके बीच में क्वेश्चंस आते हैं। मतलब लैटिस एंथैल्पी जो होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ केटायन। साइज ऑफ केटायन मतलब आयोनिक रेडियस, है ना। साइज ऑफ केटायन मतलब क्या होता है? आयोनिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस का सबको पता है ना, आयोनिक रेडियस जो है वो टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में। तो आयोनिक रेडियाई जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनिक रेडियाई जो होती है, आयोनिक रेडियाई क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये तो पता है ना। अच्छा, अभी कुछ हम इसमें देंगे, जैसे मान लो हमने दिया LiCl, LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CsCl। ओके, अब बताएं बच्चे, इसमें से सबसे ज्यादा आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसमें होगी या लैटिस एंथैल्पी किसमें होगी? LiCl एकदम सही है। साइज ऑफ केटायन मतलब ये टॉप टू बॉटम है, एल्कली मेटल्स हैं, है ना। हलीना की तरफ से फरियाद, है ना। तो ये सब एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स टॉप टू बॉटम है, तो आयोनिक रेडियस बढ़ रही है, इसकी आयोनिक रेडियस बढ़ रही है, मतलब लैटिस एंथैल्पी कम हो रही है। मतलब सबसे ज्यादा जो है लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर जो है वो ये है, ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पी। दो फैक्टर हैं, आराम से दो फैक्टर देख सकते हो, क्लियर है। दो फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और दूसरा, क्लियर। जैसे हमने पूछा कि BCl2 है और MgCl2 है, लैटिस एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? क्वेश्चन अगर आ गया, किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी? BeCl2। BeCl2 की। क्यों? क्योंकि B का साइज जो है वो कम है, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चार्ज तो दोनों में सेम है ना, तो पहला वाला रूल नहीं लगा सकते, सेकंड रूल लगाएंगे, तो इसकी वजह से ये लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर हो गया। इज दैट क्लियर? तो दो फैक्टर है, याद हो गए तुम लोगों को। दो फैक्टर कौन कौन से? एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज,
दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था साइज ऑफ केटायन। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है वो देखो। पोलराइजेशन जो होता है उसी को हम लोग फजान्स रूल बोलेंगे। पोलराइजेशन जो है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या होता है? फजान्स रूल क्या बताता है? कोवैलेंट नेचर इन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, कोवैलेंट नेचर आयोनिक कंपाउंड में कैसे होता है वो किसने बताया था? फजान्स ने बताया था। यस, किसने बताया था? फजान्स ने बताया था। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, पोलराइजेशन क्या होता है? सबसे पहली बात जो है वो ये देखने वाली है। पोलराइजेशन क्या होता है देखो। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? एक केटायन होता है और एक एनायन होता है, दो होते हैं ना। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? एक केटायन होगा, एक एनायन होगा। अब केटायन जो होता है, जैसे हमने बात करी इसकी, देखो ये है और दूसरा जो है मान लिया ये है। एक केटायन है और एक एनायन है। ठीक है, मान लिया ये जो है वो केटायन है, प्लस चार्ज वाला Na, और ये है एनायन। देखो जब इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो ये जो है ना, जो माइनस चार्ज वाला है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? क्लाउड किसका होता है? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाने लगता है। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके पास, माइनस के पास पहुंचने से पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इंटरेक्ट होने लगता है। समझते जाना, माइनस चार्ज पहुंचने से पहले इलेक्ट्रॉन को, यस ठीक है, माइनस चार्ज पहुंचने से पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इंटरेक्ट होने लगता है। इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये केवल माइनस में ही होता है, इलेक्ट्रॉन में ही होता है। मतलब तो पॉजिटिव चार्ज को क्या लगता है कि ये हमारे साथ म्यूचुअल शेयरिंग ऐसे लगता है, म्यूचुअल मतलब ओवरलैपिंग टाइप का लगता है, लेकिन होता नहीं, बस केवल टेंडेंसी लगती है कि भाई साहब ये ओवरलैपिंग हो रही है। तो उसी में आयोनिक बॉन्ड तो बनता है, लेकिन उसी में कोवैलेंट कैरेक्टर आने लगता है, कोवैलेंट नेचर आने लगता है। उसको ही फजान्स ने बताया। ठीक है, अब देखो कौन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, बातें मत करो प्लीज, मैं कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो कौन अट्रैक्ट हो रहा है? कौन अट्रैक्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट हो रहा है ना। कौन अट्रैक्ट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट। तो देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्शन किसका हो रहा है? मतलब पोलराइजेशन किसका हो रहा है? पोलराइजेशन किसका हो रहा है? एनायन का हो रहा है। कौन पोलराइज्ड कर रहा है? पोलराइज्ड बाय केटायन। ओके, अब आगे बात करते हैं पोलराइजिंग पावर की या पोलराइजेशन पावर की। अब पोलराइजेशन पावर किसकी होगी? पोलराइजेशन पावर किसकी होगी बताओ मुझे? केटायन की। केटायन की होगी। जो पोलराइज कर रहा है उसकी पोलराइजेशन पावर होगी। पोलराइजेशन पावर जो होगी वो किसकी होगी? केटायन की। इतनी तीन चीज समझ गए। पोलराइजेशन होता क्या है? पोलराइजेशन होता ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ओवरलैप करने लगता है। ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है।
तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाते बनाते कोवेलेंट कैरेक्टर में घुस जाता है, तो इस वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगता है। तो किसका पोलराइजेशन हुआ है? एनायन का। कौन पोलराइज कर रहा है? केटायन कर रहा है। किसकी पोलराइजेशन पावर होगी? केटायन की होगी। क्यों? क्योंकि केटायन ही पोलराइज कर रहा है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे किसको? पोलराइजेशन को। ठीक है, पोलराइजेशन तक ही हम लोग देखेंगे और फिर इसके बाद 2-4 एमसीक्यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे पोलराइजेशन? ठीक है, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब कोवेलेंट नेचर जो है वो पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। कोवेलेंट नेचर जो है वो पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा आयोनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कोवेलेंट नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन। ध्यान देना भाई। ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक नेचर, है ना। ओके, बस फैक्टर अफेक्टिंग देखो। यस, विशाखा। ओके, तो पहला फैक्टर जो है, पहला फैक्टर इसमें हम लोग देखेंगे साइज ऑफ केटायन। पहला फैक्टर है साइज ऑफ केटायन। पोलराइजेशन के ऊपर फैक्टर देख रहे हैं, ठीक है। साइज ऑफ केटायन मतलब हम बोल सकते हैं पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ केटायन। मतलब जितना ज्यादा केटायन का साइज होगा उतना ही कम जो है वो पोलराइजेशन। साइज ऑफ केटायन जो है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही कम पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन कम होगा तो कोवेलेंट नेचर जो होगा वो भी कम होगा। अब कोवेलेंट नेचर कम होगा तो आयोनिक नेचर ज्यादा होगा, है कि नहीं। जैसे हमने बोला कि बताना सब लोग, हाँ, BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2, ओके, और एक है BaCl2। अब मैं टॉप टू बॉटम मूव कर रहा हूं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। देखना, तो सबसे पहले साइज ऑफ केटायन बताएं। साइज ऑफ केटायन, साक्षी, साइज ऑफ केटायन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? जल्दी बताएं सारे बच्चे। वेरी गुड विशाखा। साइज ऑफ केटायन जो है टॉप टू बॉटम आयोनिक रेडियस है इंक्रीज होगी, ठीक है। साइज ऑफ केटायन इंक्रीज होगा। ओके, आगे अगर साइज ऑफ केटायन इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा? सर डिक्रीज। Decrease. यस, पोलराइजेशन जो है वो डिक्रीज होगा। अब अगर पोलराइजेशन डिक्रीज होगा तो कोवेलेंट नेचर जो है, बोले, पोलराइजेशन डायरेक्टली Decrease प्रोपोर्शनल टू द हो कोवेलेंट नेचर। तो पोलराइजेशन डिक्रीज होगा तो कोवेलेंट नेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। Decrease होगा. कोवेलेंट नेचर डिक्रीज होगा तो आयोनिक नेचर क्या होगा? Increase. इंक्रीज। आयोनिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। यही एक पॉइंट जो है, इस पॉइंट से सारी चीजें पता चल गई। क्लियर ना? Yes, sir. है ना। ओके, जैसे हम एक और क्वेश्चन देते हैं
उसका आंसर देना सारे बच्चे। हमने दिया जैसे NaCl है, NaCl सर पोलराइजेशन साइज ऑफ केटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं नहीं नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा साइज ऑफ केटायन के। जितना साइज होगा केटायन का उतना कम पोलराइज कर पाएगा, क्योंकि साइज अगर बड़ा है तो लोगों को कम अटैच कर पाएगा ना। जैसे मान लो हम एकदम मोटे से हैं, तो कम लोगों को अटैच कर पाएंगे ना, तो इसलिए पोलराइजेशन कम होता है जितना साइज बड़ा होता है। ओके, क्लियर? सर अभी आपने ऊपर बताया था कि लैटिस एनर्जी साइज ऑफ केटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनिक नेचर के, यस, और फिर यहाँ पे सर इससे उसका मतलब उल्टा जा रहा है आयनिक नेचर से उल्टा अगर देखा जाएगा, जाए। क्योंकि वो लैटिस एंथैल्पी आयोनिक नेचर की है और पोलराइजेशन जो है वो क्या है, कोवेलेंट नेचर का। तो आयोनिक नेचर और कोवेलेंट नेचर क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? एकदम है। ओके, दोनों अलग अलग हैं। ये कोवेलेंट नेचर को दिखाता है और वो लैटिस एंथैल्पी जो है वो इसको आयोनिक नेचर को दिखाती है। क्लियर? सर डाउट है थोड़ा। बोलो। यहाँ पे ये देखो ना, इसमें देखो ना, कोवेलेंट नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक नेचर। ठीक, इतना तो ये तो पता है ना, इतना तो क्लियर होगा। देखो मैं फिर से इसको बताता हूं तुम्हें, देखना, कोशिश करता हूं बताने की। कोवेलेंट नेचर क्या है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? आयोनिक नेचर के। बताओ मुझे, क्लियर है ना ये? यस सर, यस ओके, सर। कोवेलेंट नेचर के लिए हम लोग क्या देखते हैं, पोलराइजेशन, है ना? देखते हैं कि नहीं देखते? यस सर, यस यस, अगर पोलराइजेशन देखते हैं और आयोनिक नेचर के लिए क्या देखते हैं, लैटिस एंथैल्पी। तो अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ना, देखो ना, लैटिस एंथैल्पी साइज ऑफ केटायन के डायरेक्टली है, तो पोलराइजेशन साइज ऑफ केटायन के इनवर्सली होगा। चेक कर लो विशाखा। ओके, ठीक है। अगर हम एक क्वेश्चन और देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, मैंने बोला कि MgCl2 है, चलो NaCl है पहले, फिर है MgCl2, फिर है AlCl3। अब हम कैसे देखेंगे साइज ऑफ, इसमें हम ऐसे देखेंगे, कोवेलेंट नेचर बताओ, ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पहले बताओ, ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन बताएं, जिसको अभी डाउट था वो बताए। ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन, ध्यान देना, पोलराइजेशन जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज होगा साइज ऑफ केटायन के, है ना? तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ये लेफ्ट टू राइट है पीरियोडिक टेबल में, साइज इसका कम, पोलराइजेशन ज्यादा, मतलब ऐसा होगा। अभी बताएं, क्लियर है क्या? जल्दी बताएं। ओके, दूसरा फैक्टर जो है बच्चे लोग, दूसरा फैक्टर इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है? अभी पूरा ये पोलराइजेशन पूरा कंप्लीट कर देते हैं, है ना? दूसरा फैक्टर है पोलराइजेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज अगर ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा है। अच्छा, एक हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे CaF2 है, ठीक है, CaF2 है, CaCl2 है, CaBr2 है, CaI2 है। बोले ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, सभी लोग आंसर बताएंगे, तुम ही लोग आंसर बताना।
सबसे पहले साइज ऑफ एनायन क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम में इंक्रीज हो रहा है। ओके, फिर है साइज ऑफ एनायन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो पोलराइजेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज होगा। ओके, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवैलेंट नेचर क्या होगा? इंक्रीज। ओके, कोवैलेंट नेचर इंक्रीज तो आयनिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज। क्लियर बात इतनी? दूसरा फैक्टर जो है वो एकदम क्लियर हो गया। दूसरा फैक्टर एकदम क्लियर हो गया। यस नहीं, सर। यस सर। एक फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है। किसका फैक्टर हम लोग पढ़ रहे? पोलराइजेशन का, फजांस रूल पढ़ रहे। ठीक है, तो पोलराइजेशन is directly proportional to the charge of केटायन या एनायन। केटायन या एनायन के ऊपर जो भी चार्ज होगा, ठीक है, जो भी चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने ज्यादा पोलराइजेशन होगा। ठीक है, चार्ज ऑन केटायन और एनायन। एक मिनट, इसको मैं रफ करता हूं। तुम लोगों को पता है मेरा नाम क्या है? विनय सचान बोलते हैं मुझे, विनय कुमार। हाँ, तुम लोगों को टाइम टेबल आया होगा, उसमें लिख के आया होगा, तो आज से पहचान लो, है ना? चार्ज ऑन केटायन, जितना ज्यादा चार्ज केटायन का होगा उतने ज्यादा पोलराइजेशन। ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो एनआईटी पटना से है, बीटेक हूं मैं, मतलब इंजीनियर हूँ। ओके, इंफोसिस में जॉब करी है कुछ साल, और अभी रिसेंटली जो है वो अनअकैडमी में टीच करता हूँ। ओके, और यहाँ पे रैंक जो है वो 3800 आई थी AI-EEE में। उस समय AI-EEE चलता था, 2011 में मैंने बीटेक पास आउट किया है। ओके, तो ठीक है, तो चार्ज ऑन केटायन जो है, तो पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, चार्ज ऑन केटायन उतना ही ज्यादा होगा। मतलब NaCl की बात करें, MgCl2 की बात करें, है ना, और AlCl3 की बात करें, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट है, देखते जाना। ये सारे नोट्स जो है वो तुम लोगों के ड्राइव में मिल जाएंगे। ठीक है, NaCl, MgCl2 और AlCl3 बताएं। चार्ज, इंक्रीज होगा। चार्ज ऑन केटायन, इंक्रीज। इंक्रीज। ओके, कोवैलेंट नेचर, इंक्रीज। इंक्रीज। कोवैलेंट नेचर जो है वो इंक्रीज होगा। आयोनिक नेचर जो है वो क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, यही तीन फैक्टर जो है वो तुम्हें याद करना। किसके लिए? पोलराइजेशन के। ठीक है, ये तीन फैक्टर जो है वो एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे देखना। चलो फटाफट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हेन टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मैं पोल दे रहा हूं, पोल में टिक करना। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, तुम लोग ऐसे ही आंसर बता सकते हो, पोल क्रिएट नहीं होगा। व्हेन टू एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, अगर दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो कुछ स्टेबिलिटी के लिए कंबाइन हो रहे होंगे ना, तो एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, क्या रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, वगैरह वगैरह। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? यस, ए ऑप्शन, है ना भाई? अगर एनर्जी रिलीज होगी, ए ऑप्शन एकदम राइट है। क्यों? सॉरी, ए ऑप्शन जो है वो राइट है। एनर्जी रिलीज होगी क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट जो है सेकंड, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स अकर्स बिकॉज दे वांट। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, जल्दी बताएं। सेकंड का बी, सर बी। B. बी, ठीक है, टू अटेन द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड, है ना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चलें जल्दी करें। विच कंडीशन फेवर द बॉन्ड फॉर्मेशन? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी तो बॉन्ड बनेगा, है ना। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वही एनर्जी है, और मैक्सिमम अट्रैक्शन, तो सी पार्ट इसका। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चलो फटाफट करें। क्वेश्चन नंबर है 4 का कौन सा आंसर होगा? सी। An electrovalent bond, ionic bond formed between C. electropositive and electronegative elements. Question number 5. Question number 5. A. Most favorable A. condition electrovalent bond. अभी हम लोगों ने favorable condition पढ़ी है, low ionization potential और high electron affinity, ठीक है। तो और भी पोलराइजेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आज टाइम ओवर हो गया है, तो इसकी वजह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड, लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो अपन लोग पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, VBT, फिर उसके बाद VSEPR पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद MOT। ये सारी चीजें इतने में से क्वेश्चन आते हैं। ओके, बोले बेटा ज्योति। बेटा आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आप है ना ज्योति ग्रुप में डाल दो क्वेश्चन ना, मैं सर को बोल दूंगा, आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो हाँ ज्योति ग्रुप में डाल देना, सर मुझे बता देंगे। चलो तो ठीक है, तो ये जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, गुड नाइट ठीक है बच्चों। सर। हाँ, सारे स्टूडेंट्स है ना ये अटेंडेंस वाला फॉर्म फिल कर दें। 12 बजे से पहले फिल करना, आपकी अटेंडेंस तभी मार्क होती है। इसको इमीडिएटली अभी फिल कर दे, 20 से 30 सेकंड लगता है। अगर आपने सेकंड बैच की कोई भी क्लास अटेंड करी हो 9 to 10 या 10 to 11, आप ये फॉर्म जरूर फिल कर दें। सर आप मुझे होस्ट बना दो 5 मिनट के लिए ना, आप रिमूव हो जाना चाहिए, मैं एक बार ट्रैक कर लेता हूँ। इमीडिएटली भर दीजिए आप, 20 से 30 सेकंड लगेंगे फिल करने में। और क्लास की रिकॉर्डिंग कल से आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी विद होमवर्क लिंक और ये क्लास नोट्स का लिंक। मैं ग्रुप में भी डाल रहा हूँ फॉर्म, और मैं यहाँ पर भी भेज दिया है। आप फिल करते रहिए, मैं आपको एक बार अनाउंस कर दूंगा, जिनका फॉर्म मुझे मिलता रहेगा आप ड्रॉप करते रहना उसके बाद। हाँ ज्योति, तुम्हारा क्वेश्चन है आयोनिक पोटेंशियल और आयोनिक इंथैल्पी पे डिफरेंस। देखिए
आयोनाइजेशन, आयोनिक पोटेंशियल और आयोनिक एनर्जी दोनों सेम चीज है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी जस्ट अपोजिट है, मतलब वो डिफर है। आयोनिक पोटेंशियल और आयोनाइजेशन चीज वो अलग अलग है, लेकिन आयोनिक पोटेंशियल और आयोनिक इंथैल्पी, इंथैल्पी मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब पोटेंशियल, दोनों सेम चीज। लेकिन अगर आयोनाइजेशन कहाँ जहां लिखा हो वो डिफर हो सकता है। ओके, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ किस किस का फॉर्म आ चुका है। भूमिका, गीतिका, इंदु, महक, रूपांशी, भावना, स्नेहा, श्वेता कुमारी, खुशी, प्रिया, इनके फॉर्म आ चुके हैं। साक्षी, दिव्यांशी, गीता राव, प्रियंका, वंदना, खुशी, तमन्ना, दीपा, भूमि, देन अक्षिता, अंशिमा, रक्षिका, वीना, विशाखा, करदान, ज्योति, इनके फॉर्म आ चुके हैं। इनमें से जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं वो लीव कर सकते हैं। आज सर मैं लीव करूँ क्या? हाँ जी सर, आप कर दीजिए। ओके सर, गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. होस्ट। Good night, sir. Good night, sir. जिन स्टूडेंट ने फॉर्म सबमिट कर दिया वो लीव कर सकते हैं। बबीता, नितिका, मेरा पास फॉर्म आ चुका है। सर गुरप्रीत का आ गया। ईद का एक सेकंड मस्त। आ गया, ग्रुप ईद कॉल आ चुका है आपका। ओके सर। दीप, गीतांजलि, आपका नहीं आया फॉर्म? ठीक है स्टूडेंट्स, आप रिमूव हो सकते हो। लीव एंड कर रहा हूँ क्लास को। थैंक यू, गुड नाइट।